तो शुरुआत करने के लिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। हाँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक भयंकर रेगिस्तान में फंसा हुआ है। मीलों दूर तक रेत के अलावा कुछ नहीं है। हाँ। प्यास से उसकी जान जा रही है और अचानक उसे एक कुआं दिखाई देता है। अच्छा। लेकिन वहां एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है जिसका उस कुएं पर मतलब पूरी तरह से कानूनी मालिकाना हक है। ठीक है। अब वो मालिक कहता है कि पानी तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले में उस प्यासे व्यक्ति को जीवन भर उसकी गुलामी करनी होगी। उसका हर आदेश मानना होगा। बाप रे। हाँ, और प्यास से तड़पता हुआ वो व्यक्ति उस अनुबंध पर या कह लें कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है क्योंकि उसने अपनी मर्जी से हस्ताक्षर किए, या फिर वो एक गुलाम है? ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। राजनीति विज्ञान में खासकर जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर की इस तरह की एकेडमिक बहसों में उतरते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। एल.टी. हॉबहाउस और रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारकों के बीच का जो पूरा विवाद है ना, वो इसी एक बिंदु पर आके टिक जाता है। आज हम डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी, थ्योरीज एंड डिबेट्स जैसी स्रोत सामग्री का जो विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें यही देखने को मिलता है कि स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी सिर्फ बेड़ियों का न होना नहीं है। सही बात है। जिस रेगिस्तान के कुएं की बात आपने की, वो बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे आर्थिक मजबूरी एक इंसान की स्वतंत्र इच्छा को मतलब उसकी फ्री विल को पूरी तरह खत्म कर सकती है। उदारवादी हो, आदर्शवादी हो या मार्क्सवादी। हाँ, हर विचारधारा के लिए। बिल्कुल, हर विचारधारा स्वतंत्रता को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानती है, लेकिन उनके लिए इस शब्द का अर्थ और इसे पाने के जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से अलग अलग है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन है। हम इन सभी विचारधाराओं को खंगालने वाले हैं। जी, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम वामपंथी, दक्षिणपंथी या किसी भी अन्य विचारधारा के तर्कों को पूरी तरह से निष्पक्ष और अकादमिक दृष्टिकोण से ही देखेंगे। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य किसी भी विचार का समर्थन करना या किसी का पक्ष लेना नहीं है। एकदम सही। हम बस मूल स्रोत सामग्री में जो बातें कही गई हैं उन्हें स्पष्ट रूप से सामने रख रहे हैं ताकि सुनने वालों को इन सिद्धांतों की गहरी समझ मिल सके। ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर आते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि जब एक शेर जंगल में शिकार करता है तो हम उसे स्वतंत्र क्यों नहीं कहते? दिलचस्प सवाल है। स्वतंत्रता का ये पूरा विमर्श केवल इंसानों तक ही सीमित क्यों रखा गया है? इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो प्रकृति और मानव चेतना के अंतर में छिपा है। मतलब जानवरों का जो जीवन है वो विशुद्ध रूप से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे चलता है। हाँ, जो सबसे ताकतवर है वो बचेगा। बिल्कुल, वे अपनी जैविक वृत्तियों के यानी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स के पूरी तरह गुलाम होते हैं। भूख लगी तो शिकार किया। उनका अपना कोई वृहत उद्देश्य या विजन नहीं होता। अच्छा। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, रचनात्मक है। मानव जीवन केवल जिंदा रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तय करने के बारे में है कि जीवन को कैसे जीना है। मतलब हमारे पास चॉइस होती है। जी, स्वतंत्रता इंसानों के लिए इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हम अपने लिए नैतिक और सामाजिक लक्ष्य खुद निर्धारित करते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ये लक्ष्य निर्धारित करने की आजादी समाज में सबको तो नहीं मिली थी, है ना? बिल्कुल नहीं। समाज हमेशा से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों और शोषितों में बटाई रहा है। और ये ऐतिहासिक विमर्श का सबसे क्रूर पहलू है। अगर आप प्राचीन यूनान का उदाहरण लें, महान दार्शनिक अरस्तु ने दास प्रथा का खुलकर बचाव किया था। सच में? अरस्तु ने? हाँ, और उनका तर्क ये नहीं था कि दास इंसान नहीं है, बल्कि उनका मैकेनिज्म ये था कि समाज के जो स्वतंत्र और श्रेष्ठ नागरिक हैं उन्हें कला, राजनीति और सद्गुणों का अभ्यास करने के लिए खाली समय, जिसे लेजर कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। समझ रहा हूँ। और ये खाली समय उन्हें तभी मिलेगा जब कोई और उनके हिस्से का शारीरिक श्रम करेगा। बाप रे। अरस्तु के लिए दास बस जीवित उपकरण थे जो श्रेष्ठ नागरिकों की स्वतंत्रता को संभव बनाते थे। तो शुरुआत में स्वतंत्रता कोई सार्वभौमिक अधिकार नहीं था, ये बस कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रिविलेज था। इसका मतलब तो ये हुआ कि स्वतंत्रता की पूरी ऐतिहासिक यात्रा वास्तव में शोषितों द्वारा इसी प्रिविलेज को चुनौती देने की यात्रा रही है। एकदम सही विश्लेषण है। लेकिन जब हम समाज में आज स्वतंत्रता की मांग करते हैं तो अक्सर एक उलझन दिखती है। लोग लिबर्टी और लाइसेंस मतलब स्वतंत्रता और मनमानी के बीच फर्क नहीं कर पाते। हाँ, ये बहुत आम है। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे सड़क पर किसी भी दिशा में और किसी भी गति से गाड़ी चलाने की पूरी आजादी चाहिए, तो ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो हो सकती है, लेकिन सामने से आने वाले हर व्यक्ति के लिए ये एक सीधा खतरा है।
है ना? बिल्कुल। और इसी उलझन को राजनीति विज्ञान में अर्नेस्ट बार्कर ने बहुत ही तार्किक ढंग से सुलझाया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? बार्कर का बड़ा स्पष्ट तर्क है कि पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई चीज अगर समाज में बिना किसी रोक-टोक के छोड़ दी जाए तो वो तुरंत एक व्यक्ति की मनमानी और बाकी सबकी गुलामी में बदल जाएगी। क्योंकि ताकतवर कमजोर को कुचल देगा। बिल्कुल। अगर कोई नियम ना हो तो ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाएगा। इसलिए स्वतंत्रता का असली मैकेनिज्म ये है कि हर व्यक्ति की आजादी पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जाएं, ताकि दूसरों की आजादी भी सुरक्षित रह सके। जी, कानून स्वतंत्रता को खत्म नहीं करते, बल्कि वे स्वतंत्रता को संभव बनाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिफ्ट है समझने के लिए। कानून बेड़ियां नहीं है, रक्षक हैं। हाँ। और यहीं से हम नागरिक स्वतंत्रता या सिविल लिबर्टी के क्षेत्र में आते हैं। अगर राज्य को नियम बनाने ही है तो राज्य को कहाँ रुक जाना चाहिए? मुझे लगता है विचार और अभिव्यक्ति की आजादी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी में जो इसका बचाव किया है वो तो राजनीति विज्ञान का क्लासिक माना जाता है। बिल्कुल। J.S. मिल का तर्क केवल भावुकता पर आधारित नहीं है, उसके पीछे एक गहरा ज्ञानी मानसी या जिसे हम एपिस्टेमोलॉजिकल मैकेनिज्म कहते हैं वो काम करता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ। मिल कहते हैं कि अगर पूरी मानव जाति एक तरफ हो और केवल एक व्यक्ति की राय अलग हो तो उस एक व्यक्ति को चुप कराना पूरी मानव जाति को लूटने के समान है। मैं यहाँ थोड़ा उलझ गया हूँ। अगर वो अकेला व्यक्ति बिल्कुल गलत बातें कर रहा हो, समाज के लिए हानिकारक हो, तब भी उसे चुप कराना गलत कैसे है? क्योंकि मिल के अनुसार इंसान अचूक नहीं है, मतलब इनफैलिबल नहीं है। जो विचार आज हमें गलत लग रहा है, हो सकता है भविष्य में वही सच साबित हो जाए। जैसे गैलीलियो का मामला। एकदम सही उदाहरण। गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और उसे गलत मानकर सजा दी गई। और मिल आगे कहते हैं कि अगर वो विचार वाकई गलत भी है तब भी उसे सामने आने देना चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा त्रुटि से टकराकर ही और अधिक निखरता है। मतलब बहस से ही सच बाहर आता है। जी, अगर हम विरोधी विचारों को दबा देंगे तो समाज का सत्य एक मृत आखेदा या डेड डॉगमा बन जाएगा, जिसे लोग बस बिना सोचे समझे मान लेंगे। वैचारिक टकराव से ही समाज जीवित रहता है। ये तो नागरिक स्वतंत्रता की बहुत गहरी बात हो गई। इसके साथ ही राजनीतिक स्वतंत्रता भी आती है, जहां बार्कर कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल सरकार से बचने का नाम नहीं है, बल्कि वोट देकर सरकार बनाना और उसे नियंत्रित करना भी है। लेकिन जब हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मुझे सबसे बड़ी वैचारिक दरार दिखाई देती है। बिल्कुल, यही असली जंग है। मान लीजिए कि एक मजदूर और एक मिल मालिक अपनी मर्जी से किसी रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। नागरिक स्वतंत्रता के हिसाब से तो ये उनका निजी मामला है ना, राज्य को इसमें क्यों दखल देना चाहिए? यहीं से 19वीं और 20वीं सदी का सबसे बड़ा विवाद जन्म लेता है और L.T. हॉबहाउस इसका उत्तर देते हुए उस मैकेनिज्म को उजागर करते हैं जिसे शुरुआती उदारवादी पूरी तरह अनदेखा कर गए थे। अच्छा। हॉबहाउस का तर्क है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के स्वतंत्र होने के लिए ये अनिवार्य है कि दोनों पक्षों के बीच सौदेबाजी की शक्ति यानी बार्गेनिंग पावर में एक बुनियादी समानता हो, जो कि मिल मालिक और मजदूर के बीच नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। जब मिल मालिक बहुत ताकतवर है और मजदूर के पास काम करने के अलावा भूखे मरने का ही विकल्प बचाए, तो मजदूर वास्तव में अपनी मर्जी से हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। हाँ। उस पे कोई बंदूक नहीं तनी है, लेकिन भूख और गरीबी उसे मजबूर कर रही है। सही कहा। और R.H. स्टोनी भी तो यही कहते हैं ना कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति ताकतवर की दया पर निर्भर है तो वोट देने का अधिकार उसके लिए बेमानी हो जाता है। भूखे पेट व्यक्ति के लिए भाषण की आजादी का क्या मोल है? एकदम सटीक। इसी कारण से स्वतंत्रता के विचार को दो बड़े खेमों में बांटना पड़ा, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। इस विभाजन को समझने के लिए मुझे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का 4 फ्रीडम्स वाला भाषण बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। रूजवेल्ट ने कहा था कि दुनिया को 4 स्वतंत्रताएं चाहिए: भाषण की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव से स्वतंत्रता। और रूजवेल्ट का ये फ्रेमवर्क वास्तव में नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच के पुल का काम करता है। कैसे? देखिए, भाषण और पूजा की स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता के उदाहरण हैं। इसमें मैकेनिज्म ये है कि राज्य को बस पीछे हटना है।
राज्य आपको बोलने से रोकेगा नहीं, आपको किसी खास तरह की पूजा करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ है अवरोधों का अभाव। कोई रोक टोक नहीं। जी। एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे शुरुआती विचारकों ने इसी का समर्थन किया था, जिसे पॉलिटिकल साइंस में लेज़ेस-फेयर या अहस्तक्षेप कहते हैं। तो शुरुआती उदारवादियों के लिए राज्य केवल एक नाइट वॉचमैन या रात के चौकीदार की तरह था। बिल्कुल। चौकीदार का काम सिर्फ ये देखना है कि कोई चोरी ना हो या कोई किसी पर हमला ना करे। लेकिन मुझे लगता है 19वीं सदी के मध्य तक आते आते ये चौकीदार वाला मॉडल बहुत बुरी तरह फेल होने लगा था। हाँ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने हालात बदल दिए थे। पूंजीवाद स्थापित तो हो गया, लेकिन इसके कारण जो भयानक असमानता आई उसने मजदूरों को बहुत बदतर हालात में धकेल दिया। और इसी विफलता ने सकारात्मक स्वतंत्रता को जन्म दिया। टी.एच. ग्रीन और हेरोल्ड लास्की जैसे विचारकों ने महसूस किया कि नकारात्मक स्वतंत्रता केवल ताकतवर को और ताकतवर बनाने का टूल बन गई है। ग्रीन ने तो स्वतंत्रता की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सिर्फ रोक टोक का न होना नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा करने या आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने योग्य हो। मतलब केवल रास्ते से पत्थर हटाना काफी नहीं है, चलने की ताकत भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब राज्य केवल चौकीदार नहीं रहा। रूजवेल्ट के जो बाकी दो सिद्धांत थे, भय और अभाव से स्वतंत्रता, उन्हें पाने के लिए राज्य चुपचाप नहीं बैठ सकता। हाँ। अभाव से मुक्त होने के लिए राज्य को नीतियां बनानी होंगी, रोजगार देना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी होगी। मतलब राज्य को एक कल्याणकारी अभिभावक बनना होगा। यहाँ राज्य बाधाएं पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि वो उन आर्थिक बाधाओं को हटा रहा है जो व्यक्ति के विकास को रोक रही थी। जी। लेकिन दर्शन शास्त्र में तो कोई भी बहस कभी एक तरफा नहीं होती। कभी नहीं। 20वीं सदी में जब कल्याणकारी राज्य बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया, तो विचारकों के एक नए समूह ने इसके खिलाफ जोरदार विद्रोह किया, है ना? जी। जिन्हें हम लिबर्टेरियन या स्वच्छवादी कहते हैं। हाँ, और इनमें इसाया बर्लिन का नाम बहुत प्रमुख है। उनकी 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी ने नकारात्मक स्वतंत्रता की जोरदार वापसी करवाई। अच्छा, बर्लिन का क्या तर्क था? वे कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना है कि कोई दूसरा इंसान या राज्य आपके रास्ते में अवरोध पैदा न करे। बर्लिन का मैकेनिज्म बहुत सूक्ष्म है। वे कहते हैं कि अक्षमता और स्वतंत्रता के अभाव में अंतर होता है। उनका प्रसिद्ध उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति बाज की तरह उड़ नहीं सकता तो ये उसकी प्राकृतिक अक्षमता है। इसी तरह अगर वो इतना गरीब है कि ब्रेड नहीं खरीद सकता, तो बर्लिन के अनुसार ये उसकी व्यक्तिगत अक्षमता है। राज्य ने उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनी है। मैं बर्लिन के इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों? देखिए, बाज की तरह उड़ना एक प्राकृतिक बात है, पर ब्रेड ना खरीद पाना कोई गुरुत्वाकर्षण का नियम तो नहीं है ना। ये तो पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाई गई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है। आपका यह विरोध बिल्कुल सीबी मैकफर्सन की आलोचना से मेल खाता है। अच्छा? हाँ, मैकफर्सन ने बर्लिन की इसी बात पर कड़ी आपत्ति जताई थी। वो समझाते हैं कि बर्लिन प्राकृतिक अक्षमता और सामाजिक व्यवस्था द्वारा पैदा की गई गरीबी को एक ही तराजू में तौलने की भयानक गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। समाज में गरीबी इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्राकृतिक है, बल्कि इसलिए है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था कुछ लोगों को संसाधनों पर कब्जा करने देती है। इसे उन्होंने निष्कर्षण शक्ति या एक्सट्रैक्टिव पावर कहा है, जहां एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। स्वेच्छावादियों में एक और बड़ा नाम याद आ रहा है, F.A. हायेक। उनकी किताब द रोड टू सर्वडम तो बहुत मशहूर हुई थी। हाँ, हायेक तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक साथ चल ही नहीं सकते। मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जी। उनका तर्क है कि प्रकृति ने हर इंसान को अलग अलग क्षमता दी है। अगर राज्य कानून के सामने सबको समान स्वतंत्रता देता है तो कुछ लोग अपनी प्रतिभा से अमीर हो जाएंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे। हायेक चेतावनी देते हैं कि अगर राज्य इस असमानता को मिटाने और सबको बराबर करने की कोशिश करेगा तो उसे बल प्रयोग करना पड़ेगा। अमीरों से संपत्ति छीननी पड़ेगी और ये बल प्रयोग सीधे तौर पर स्वतंत्रता की हत्या है। और मुझे लगता है हायेक की इसी बात को रॉबर्ट नोजिक अपनी पुस्तक अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में एकदम चरम पर ले जाते हैं। बिल्कुल। नोजिक तो न्यूनतम राज्य की वकालत करते हैं। उनका हकदारी का सिद्धांत या एंटाइटलमेंट थ्योरी कहता है कि अगर किसी ने संपत्ति न्यायपूर्ण ढंग से कमाई है तो राज्य उस पर टैक्स नहीं लगा सकता। नोजिक कहते हैं कि मैं अपने शरीर का मालिक हूँ, इसलिए अपनी मेहनत का मालिक हूँ। जब राज्य मुझसे टैक्स वसूलता है
तो वो असल में मेरी मेहनत के कुछ घंटों को बिना मेरी मर्जी के छीन रहा है। उनकी नज़र में इनकम टैक्स और बंधुआ मजदूरी में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम नजरिया है। तो क्या नोजिक के अनुसार अगर कोई वैज्ञानिक किसी जानलेवा बीमारी की दवा खोज लेता है तो वो मनमानी कीमत वसूलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, भले ही लोग उस दवा के बिना मर जाएं? अकादमिक दृष्टि से देखा जाए तो नोजिक का उत्तर हाँ होगा। बाप रे। क्योंकि वो दवा उस वैज्ञानिक की मेहनत का फल है। राज्य उसे मुफ्त में बांटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हालांकि नोजिक ने एक अपवाद जरूर दिया है, जिसे लॉकियन प्रोविजो कहते हैं। वो क्या है? जैसे अगर रेगिस्तान में पानी का सिर्फ एक ही कुआं है तो उस पर कोई व्यक्ति पूर्ण एकाधिकार जमाकर बाकी लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, लेकिन मानव निर्मित उत्पादों पर उनका नजरिया सख्त है। इन नकारात्मक और सकारात्मक बहसों के बीच एक और विचारक हैं जो इस पूरी चर्चा को एक नया आयाम देते हैं, फिलिप पेटिट। ओहो, पेटिट का सिद्धांत बहुत ही शानदार है। हाँ, रिपब्लिकन लिबर्टी या गैर प्रभुत्व के रूप में स्वतंत्रता। जी, पेटिट बर्लिन की नकारात्मक स्वतंत्रता की कमियों को पकड़ते हैं। बर्लिन ने कहा था कि अगर कोई रोक टोक नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं। इस पर पेटिट एक बड़ा मजेदार उदाहरण देते हैं। क्या? मान लीजिए एक दास है और उसका मालिक बहुत दयालु है। वो मालिक दास के किसी काम में दखल नहीं देता। बर्लिन के हिसाब से तो वो दास स्वतंत्र है क्योंकि कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। लेकिन दास तो दास ही रहेगा ना? बिल्कुल, पेटिट यही समझाते हैं। भले ही मालिक दखल नहीं दे रहा, लेकिन उसके पास किसी भी समय दखल देने की क्षमता तो है ना। हाँ, वो जब चाहे अपना मन बदल सकता है। जी, इसलिए सच्ची स्वतंत्रता केवल हस्तक्षेप का न होना नहीं है, बल्कि मास्टर का न होना है। जब तक किसी और के पास आपके जीवन को मनमाने ढंग से नियंत्रित करने की ताकत है, आप स्वतंत्र नहीं है। इसे ही वे नॉन डोमिनेशन कहते हैं। और ये बात हमें सीधे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की ओर ले जाती है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी तो पूंजीवाद को एक ऐसे ही मास्टर के रूप में देखा था। हाँ, एक ऐसा मास्टर जो अदृश्य है लेकिन मजदूरों के जीवन पर पूरा नियंत्रण रखता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण पूरी लिबरल थ्योरी को ही जड़ से खारिज कर देता है। लिबरल विचारकों ने हमेशा अलग-थलग व्यक्ति की बात की कि समाज अलग-अलग व्यक्तियों का समूह है। मार्क्स कहते हैं कि इंसान कोई अलग-थलग अणु नहीं है, वह एक सामाजिक प्राणी है। और एंगेल्स इसे आवश्यकता के साम्राज्य से स्वतंत्रता के साम्राज्य की ओर छलांग कहते हैं, है ना? बिल्कुल। इस छलांग का अर्थ है कि जब तक उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का कब्जा है, आम इंसान अपनी भौतिक जरूरतें पूरी करने में ही फंसा रहेगा। रोटी कपड़ा मकान में ही उलझा रहेगा। जी, स्वतंत्रता का असली अर्थ है इन उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण। लेकिन मार्क्स की जो अवधारणा मुझे सबसे ज्यादा झकझोरती है वो है अलगाव या एलियनेशन का सिद्धांत। ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, इंसान के मनोवैज्ञानिक पतन की कहानी है। बिल्कुल, मार्क्स बताते हैं कि पूंजीवाद में मजदूर 4 स्तरों पर अलगाव का शिकार होता है। पहला, वो अपने ही बनाए उत्पाद से अलग हो जाता है। जैसे जो कारखाने में दिन रात आईफोन बनाता है, वो खुद उसे कभी खरीद नहीं सकता। एकदम सही, उसका अपना ही श्रम एक पराई चीज बनकर खड़ा हो जाता है। दूसरा स्तर है काम की प्रक्रिया से अलगाव। मतलब काम में कोई मजा नहीं रह जाता। हाँ, काम कोई रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं रहता, बस एक मशीन की तरह नट कसते रहो। तीसरा, वो अन्य मनुष्यों से अलग हो जाता है। क्योंकि पूंजीवाद भयानक प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। जी, हर सहकर्मी एक प्रतिद्वंदी बन जाता है। और चौथा और सबसे दुखद अलगाव है स्वयं अपने आप से अलगाव। इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाता है। बिल्कुल, वो व्यवस्था का बस एक पुर्जा बनकर रह जाता है। और मार्क्स के बाद नव मार्क्सवादी विचारकों ने इसे और आगे बढ़ाया। हर्बर्ट मार्क्यूस की किताब वन डायमेंशनल मैन में आज के उन्नत पूंजीवाद का बहुत सटीक विश्लेषण है। मार्क्यूस तो आज के डिजिटल युग में डरावने हद तक प्रासंगिक है। वे कहते हैं कि आज का उपभोक्ता पूंजीवाद लोगों को डंडे के जोर पर गुलाम नहीं बनाता। फिर कैसे बनाता है? वह मास मीडिया और विज्ञापनों के जरिए लोगों के दिमाग में कृत्रिम जरूरतें पैदा करता है। फॉल्स नीड्स। बिल्कुल। इसे हम आज सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से आसानी से समझ सकते हैं। हमारे फोन का एल्गोरिदम हमारी कमजोरियों को पढ़ता है और हमें लगातार ऐसी चीजें दिखाता है जिनकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। फिर भी हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से बाय नाउ पर क्लिक कर रहे हैं। हम इस भ्रम में जीते हैं कि हमारे पास चॉइस है, जबकि हम कंट्रोल किए जा रहे हैं। और यही मार्क्यूस प्रहार करते हैं।
वो कहते हैं कि बाजार में 50 तरह के साबुन चुनने की आजादी सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। ये केवल तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति है जो हमें एहसास ही नहीं होने देती कि हम असल में कितने परतंत्र हैं। बहुत गहरी बात है ये। तो अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि स्वतंत्रता कोई स्थिर चीज नहीं है। जी, ये निरंतर बदलती रही है। ये 19वीं सदी के हस्तक्षेप से शुरू होकर कल्याणकारी राज्य तक पहुंचती है, फिर बर्लिन, हायक और नोजिक के साथ व्यक्तिवादी नकारात्मक आजादी की वापसी होती है, और दूसरी तरफ पेटेट, मार्क्स और मार्क्यूज इसे पूरी व्यवस्था के भीतर चुनौती देते हैं। बिल्कुल। सुनने वालों को यह समझना होगा कि स्वतंत्रता किसी एक विचारधारा की बपोती नहीं है। हर विचारक एक अलग समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। एकदम सही। और इस गहन विमर्श को हम आज यहीं विराम देंगे, लेकिन जाने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। मार्क्यूज और आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग को जोड़कर सोचिए। आज जब हमारे फैसले, हमारी राजनीतिक राय और यहां तक कि हमारे जीवन साथी चुनने के विकल्प भी डेटा और एल्गोरिदम तय कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास वास्तव में कोई स्वतंत्र इच्छा बची है? सोचने वाली बात है। या क्या हमारी वो स्वतंत्रता जिस पर हम इतना गर्व करते हैं केवल एक बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ डिजिटल पिंजरा है जिसकी तीलियां हमें दिखाई नहीं देती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर सुनने वाले को गहराई से विचार करना चाहिए।